आज तुम्हें बेटा इधर ध्यान दो, आज हम नया लॉ पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं ओम्स लॉ। ये वो वाला ओम नहीं है, ये ओम नहीं है, ये ओम स्वीट्स नहीं है, ये कड़वी स्वीट है। तो इसने ओम्स ने, एक साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ दिया था हमें, जो मैंने कल समझाया भी था आपको। मैंने एक चीज़ समझाई थी आपको कि अगर मैं अपने हाथ पर या कॉपी पे पेन रख के उसको बराबर रखूँ, उसके बाद भी मैं इसको झुकाऊँ तो गिरना शुरू हो जाता है, और जितना ज़्यादा झुकाता जाऊँगा, जितना ही डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा, उतनी ही तेज़ी से पेन नीचे जाएगा, है ना, समझाया था ना। अब इसने क्या लॉ दिया, हमने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ही ज़्यादा करंट। तो करंट किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पर। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज़्यादा V उतना ज़्यादा करंट। जैसे मैंने कल समझाया था, जितनी हाइट का डिफरेंस करूँगा उतनी तेज़ी से वो भाग जाएगी चीज़। समझ में आ गई बात? तो ये याद रखना है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन में 0 मिलेगा। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात, स्कूल्स में ज़्यादातर तुम्हें ऐसे लिखवा देते हैं, दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब ये हो जाता है कि V जो है वो करंट पर डिपेंड कर रहा है। नहीं, उल्टा है ना हमारा प्रोग्राम। हम क्या करते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जितना V बढ़ेगा उतना ही I भी बढ़ेगा। V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वो बात अलग है कि इससे हम डिराइव जो करेंगे उसको हम ऐसा लिख के ही करेंगे। अब हमने एक बार अगर ओम्स लॉ पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। कितना डिफरेंस है उसके एंड, दोनों एंड पे, कोने में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उतना ही करंट भागेगा, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। अब इसको हम डिराइव कर रहे हैं आगे, और इससे क्या ला सकते हैं? अब V को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख के, और इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा था ना, कई लॉ पढ़ते थे शायद, F इक्वल टू एम ए में करा होगा, और भी कई में करा होगा, ठीक है। एक मेरे ख्याल से तुमने G वाला लगाया था, है ना, ग्रेविटेशनल वाला। तो ऐसे ही जब भी प्रोपोर्शनल साइन हमें हटाना होता है, कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट क्या लगा रहे हैं हम? R is the constant। R is what is this called? Resistance, ठीक है, रेजिस्टेंस। यहाँ कांस्टेंट क्या है, उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट को रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो R कितना हो गया हमारा? R को हम क्या कहेंगे? V अपॉन I। अब अगर हम V और I के अंदर ग्राफ बनाना चाहें, ये V ये I, ठीक है, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जितना V बढ़ रहा है उतना ही I बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि V और I का जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चाहे कितना भी V हो जाए उसके हिसाब से I भी बढ़ेगा, पर उसका जब रेशो निकालोगे आप तो हमेशा इट विल रिमेन सेम। तो ये यूनिफॉर्म है ना। यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ा होगा ना, ऐसी तो लाइन बनाई थी यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ की, ऐसे ये भी यूनिफॉर्म है। V अपॉन I विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो ये हमेशा याद रखना, क्योंकि R इज अ कांस्टेंट, ठीक है। पर ये कांस्टेंट कब है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज नहीं आना चाहिए। अगर टेम्परेचर में चेंज आ गया तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। अभी हम फैक्टर्स पढ़ेंगे किस किस से रेजिस्टेंस बदलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो बोली मैंने, ये याद रखना है। और ये इसका ग्राफ बना लेता है, ठीक है। तो मैं लिखवा रहा हूँ ओम्स लॉ, लिखो, चलो हेडिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लिखो पहले आप, बस ओम्स लॉ लिखो, हेडिंग में बोल रहा हूँ उसके बाद लिखना है इसको। लिखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, current flowing through a conductor is directly proportional to
current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. Is directly proportional to the potential difference across its ends. तो पहला वर्ड ही उन्होंने दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स. ठीक है. अब इसके बाद ये उतार लो, ये यहाँ से शुरू करा दो. ये पहले ये लिखो, फिर ये लिख लेना सामने, फिर इसको डिराइव करके यहाँ तक आ जाओ और फिर नीचे इसका ग्राफ बनाओ. ये पूछा जाता है ग्राफ एग्जाम में. अब इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें तो हमारा करंट भी डबल हो जाएगा. जितना टाइम आधा कर दें तो करंट भी आधा हो जाएगा. अब इसके बाद हेडिंग डालो, लिखो, लिख लिया ना हमने. ग्राफ बना लो फटाफट जल्दी से पहले. आई इधर है, बी उधर. ठीक है. देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. हेडिंग डालो रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर. द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर due to which the property of a conductor due to which it opposes विरोध करना, OPPOSES, opposes the flow of current through it. The property of a conductor due to which it opposes the flow of flow of current through it. Flow of current through it. Through it is called resistance. जिस प्रॉपर्टी से वो करंट का फ्लो को रोकता है, अपोज करता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं. तो कल मैंने समझाया था भाई आयरन में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है. किसी भी चीज़ में जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होंगी उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा. आयरन में ज़्यादा होता है, उससे कम एल्यूमिनियम में होता है, उससे भी कम कॉपर में होता है. इसीलिए हम घरों में, और उससे भी कम सिल्वर में होता है. इसलिए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर. सेकंड पे आता है कॉपर, थर्ड पे आता है एल्यूमिनियम, उसके बाद बहुत सारे. तो बेस्ट में हमारे पास सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर क्योंकि महंगा है, 1 लाख रुपए किलो करीब पहुँच रही है उसकी वैल्यू, इसलिए हम उसको वायरिंग में नहीं यूज़ कर सकते, है ना. कॉपर जो है वो 1000 रुपये किलो है, वो 1 लाख रुपए किलो है. बहुत डिफरेंस होगा, 100 गुना हो गया. ठीक है. और वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, अब जैसे पंखे हैं या किसी भी चीज़ की वायरिंग है, अंदर वाइंडिंग होती है इसकी, कॉपर की वाइंडिंग इसमें भी होती है, सब जगह होती है वाइंडिंग. तो जहाँ मोटर लगी है वहाँ वाइंडिंग होगी कॉपर की, है ना. कॉपर अगर अच्छा यूज़ कर रहे हो तो बहुत दिन तक चलता है. कॉपर में मिलावट होगी तो फिर इसका मतलब मिलावट किस चीज़ की होगी, किसी दूसरे मेटल की होगी, रंग उसका कॉपर जैसे ही होगा. चाइना वाले तो और भी कमाल कर रहे हैं, वो लोहे की तार को कॉपर जैसा रंग देते हैं. तुम छीलोगे तो बता भी नहीं सकते उसको ये कॉपर है कि ये आयरन है. ठीक है. जितनी लड़ियाँ आती हैं दिवाली पे लाइटिंग, उनमें ज़्यादातर आपको वायरिंग जो चाइनीज़ है उसमें लोहे की मिलेगी. हम सोचते हैं कि भाई बहुत ही कम लाइट लगाएगी, यूज़ करेंगे. ये मैंने करा था, अब से मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ. उस टाइम आनी शुरू हुई थी इसकी चाइना की. तो हमने खूब सारी लाइटिंग लेके आए, सस्ती तो होती है, खूब सारी लिया है, पूरे घर में लगा दी मैंने.
बहुत झमाझम करते थे बिल्कुल जैसा बैंकेट हॉल, खूब सारी लगाई, 4 दिन खूब चली। उसके बाद मीटर का बिल जो बहुत सारा आया जब पता चला कि भाई ये छोटी जो है ये भी बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा पैसे ले रही है, तो फिर हमने उसको छील के देखा तो पता चला उसको घिसा हमने सैंड पेपर से, तो उसमें से कलर छोड़ दिया उसमें, वो अंदर से आयरन वाली निकल रही। तो इसलिए उसके धोखे में नहीं आना चाहिए, कुछ भी लगा लो, चाइना का माल सबको बड़ा तुम्हारी पैसे की बर्बादी करता है। ठीक है, अच्छा अब जो कॉपर है, अब उसके बाद सिल्वर हम यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा जो बाहर तार लग रही है खंभों पे, वो सारी एल्यूमिनियम वायर होती है। ठीक है, चांदी लगा नहीं सकते, बहुत सारी हो जाएगी। कॉपर भी नहीं लगा सकते, चोरी हो जाएंगी, क्योंकि चांदी तो घर में सबसे पहले पंखे उतारेंगे चोर आके, कुछ और लेके नहीं जाएंगे, जितने भी मशीन है सब उतार के ले जाएंगे। तो इसलिए चांदी यूज़ नहीं हो सकती महंगा होने की वजह से। कॉपर भी बहुत महंगा, 1000 से भी ज़्यादा ही है, क्या तो 1200-1400 रुपये किलो होगा कॉपर इसमें। और एल्यूमिनियम जो होता है वो 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो से, तो वो और भी कम है। तो मिनिमम कॉस्ट में ये वायरिंग बाहर देखते हो पोल से वायर लगी रहती है, एल्यूमिनियम की होती है वायरिंग से, कोई भी वायर कॉपर की नहीं होती, क्योंकि महंगी बहुत है। कॉपर इज कॉस्टलियर देन एल्यूमिनियम। ठीक है, पर अगर आयरन इसकी लगाने सिल्वर की हम कहीं भी वाइंडिंग कर दें, मान लो एक पंखा तुमने कहा भाई चांदी की वायर से कर दे, तो तुम दादा लेयर पड़पोता में पढ़ते, वो एक कहावत है ना, दादा लेयर पोता बढ़ते, मतलब 3rd जनरेशन भी उसको यूज़ करेगी। पर चांदी की करवा दी तो उसको चलती जाएगी, उसको रुकेगी, खराब ही नहीं होगी। क्यों? जितना कम रेजिस्टेंस उतना ही कम हीट जनरेट होती है। और कोई भी अप्लायंस ख़राब कब होता है? जब हीट जनरेट होती है। अगर हीट जनरेट नहीं होगी तो चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो हमें क्या याद करना है कि रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होती है। किसी भी चीज़ में रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा हीट, और हीट ज़्यादा जनरेट होती है तो उससे ही चीज़ ख़राब होती है। समझ में आगे बात? तो हीट इज़ ड्यू टू रेजिस्टेंस। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, फैक्टर्स। ठीक है, ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स। रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस एक सही रहेगा। अब इसको मैं समझाता हूँ, ये 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसमें से एक फैक्टर मैंने तुम्हें समझा दिया, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। पहला, किस चीज़ का बना हुआ है वायर, उस पर डिपेंड करता है। जिसके अंदर जितनी इम्प्योरिटीज़ होंगी उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। ठीक है, तो जितनी कम होंगी उतना ही कम हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। सबसे पहला फैक्टर यही लिख लो जाएगा। नंबर 1, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। दूसरा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। किस टेम्परेचर में काम कर रहे हो आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ज़्यादा टेम्परेचर में काम कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, और कम टेम्परेचर में काम कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो एक इन्होंने साइंटिस्ट ने सुपर कंडक्टर्स का कंसेप्ट निकाला था, काम अभी भी शायद चल रहा होगा कहीं पे। उन्होंने ये बताया था कि अगर हम टेम्परेचर को माइनस में ले जाएं तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। ठीक है, मैं नाम मर्करी का टेम्परेचर इन्होंने डिक्रीज कर दिया -2
269 डिग्री सेल्सियस। बेटा इधर के सुन लो ध्यान से, मरकरी का टेम्परेचर -269 कर दिया तो उसका जो रेजिस्टेंस था वो 0 हो गया। ठीक है, अब इसका क्या यूज है? अगर सुपर कंडक्टर किसी तरीके से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि अपने एनवायरनमेंट में इतना टेम्परेचर अगर हो गया तो आदमी मर जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। माइनस में तो हम रह ही नहीं सकते थे ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ पे कितना टेम्परेचर होता है? -60 तक चला जाता, -70 मान लो। कुछ जगह जाता है रशिया के अंदर -60 से -70, -50 तो इंडिया में भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा और जाएगा तो हम फ्रीज हो जाएंगे, मर जाएगा। ठीक है, पर इसका इन्होंने क्यों ढूंढा, क्यों इसको सुपर कंडक्टर को क्यों ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा जितना भी एनर्जी का लॉस होता है वो किसकी वजह से होता है? रेजिस्टेंस की वजह से होता है। अगर बाई चांस ऐसा कोई तरीका इन्होंने ढूंढ लिया कि सुपर कंडक्टर जो है उस माइनस टेम्परेचर को ये किसी चीज़ में वो वायरिंग के ऊपर कोटिंग करी इन्होंने, उससे वो मेंटेन कर पाए, कैसे होगा मुझे नहीं पता, कब होगा ये भी नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा हो गया, रेजिस्टेंस 0 हो गया, तो कोई भी चीज़ आपने खरीदी जीवन में कभी खराब ही नहीं होगी। जब चांदी की बनी हुई चीज़ ही खराब नहीं होगी तो जिसमें रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, 0 रेजिस्टेंस हो जाए तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। एक बार खरीद ली तो खराब ही नहीं होगा। कोई भी बल्ब, कोई भी ट्यूबलाइट, सबकी लाइफ है वो किस लिए होती है? क्योंकि सब में थोड़ी थोड़ी हीट जनरेट होती है। बट आजकल LED की आ रही है तो उसमें बहुत कम होती है काम के लिए। पहले ज़्यादा आती थी, पीले वाले बल्ब आते थे तो तुम हाथ से पकड़ के उसको जलते हुए उतार भी नहीं सकते थे, इतना गर्म हो जाता था। ठीक है, पर वो भी जल्दी से खराब हो जाता था। फिर उसके बाद नॉर्मल ट्यूबलाइट आई, चौक वाली, तो अब तुमने शायद देखी नहीं देखी पता नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक चौक्स है। पहले इलेक्ट्रिकल चौक्स आते थे और उसमें फिर एक स्टार्टर भी होता था, चमचम करके जलती थी, वो तुमने शायद नहीं देखी हो। अगर देखी है तो अच्छी बात, नहीं तो अब उसके बाद फिर उससे और अच्छी आई, पतली पतली आ गई, बिल्कुल पतली बैठी। फिर अब LED की आ गई, इसमें किसी की जरूरत नहीं होती, ये तो बस डायरेक्ट लगा और जल्दी बल्ब की तरह काम करती है ना। पहले ऐसे नहीं चलती थी ट्यूबलाइट, पहले अगर वोल्टेज सही नहीं आ रही होती जलती ही नहीं थी, चम 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 करती थी। स्टार्टर खराब हो गया तो फिर जल्दी, स्टार्टर के लिए भी उसको स्टार्ट देने के लिए भी एक धक्का मारने के लिए वो होता था उसमें, तो ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन उसमें टेम्परेचर इनमें कम हो गया तो LED की लाइफ देखो तुम बढ़ गई। कंपनी देने लगी 2 साल की 3 साल की वारंटी, तो फिर 3 साल तक खराब नहीं होगी। किस उस पर दे रहे हो? क्योंकि हीट बहुत कम जनरेट हो रही, बहुत छोटे छोटे बल्ब हैं, बहुत छोटे, बहुत सारे मिलके बहुत सारी लाइट कर देते हैं और अच्छी लाइट देते हैं, उससे भी अच्छी देते हैं जितनी नॉर्मल। अगर मैं यहाँ ट्यूबलाइट लगा दूँ तो पहले मैंने लगा रखी थी तो बहुत कम रोशनी रहती थी कमरे में। जब से LED आई है तो जब से कमरे में रोशनी रहने लगी बढ़िया। पहले हमने 6 लगा रखी थी, तब भी इतनी 4 में रोशनी होती है। कितनी लग रही है? 4 लगी हुई है, वो लगी हुई है वहाँ चौक लगी हुई। अब उसको मैं देखो लाइट बंद करूँ, इसे बंद करूँ, कर देता नहीं वाला, उसे बंद कर देता, देखना है ऐसी लाइट होती है। ये ऐसा लगता है नाइट बल्ब लगा रखा है, लग रहा है ना। अब देखना एक करते ही दिन से निकला है, चला देते। तो ये पहले लाइट पर वाइट थी बस। अच्छा ये होता था कि वाइट लाइट थी, आंखों को नहीं चुभती। जो येलो लाइट होती थी बल्ब की, उसमें तुम 1 घंटा पढ़ के देखो तुम्हारे आंखों में दम हो जाएगा इतना। और हीट गर्मियों में तो, सर्दियों में तो हम क्या करते थे, मैं हिसार में रहता था तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे याद रखने के लिए कि अगर मैं यहाँ से अपने घर जाऊँगा तो रेजिस्टेंस मुझे कम मिलेगा, लेकिन यहाँ से मैं सदर बाज़ार जाऊँ तो मुझे रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, लंबाई ज़्यादा होगी। और मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँ तो और भी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, और अगर मैं यहाँ से बॉम्बे जाऊँ तो और भी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। जितनी लंबाई बढ़ती जा रही है रेजिस्टेंस बढ़ता है। समझ में आ गई? तो लेंथ जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टर की उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब मैं रेजिस्टेंस क्यों पैदा कर रहा हूँ? कई जगह रेजिस्टेंस हमारे लिए अच्छा है, कई जगह बुरा है। अच्छा कहाँ है? जहाँ हमें हीट चाहिए। हम अपने प्रेस करते हैं कपड़े, आयरनिंग करते हैं ना,
उसमें अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी ही नहीं। अब उसके अंदर एक आप देखते हो जो ऑटोमेटिक प्रेसेस आती हैं उसके अंदर एक व्हील लगा होता है, उसको घुमाते हैं, कभी गर्म ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, सोचा है क्या हो, तो उसके अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर हमें अपनी प्रेस करनी है जीन्स को या कॉटन को किसी को भी, तो हमें तेज प्रेस चाहिए, तेज गर्म होनी चाहिए, जब भी उसकी सलवट जो है, जो रिंकल्स हैं वो हटेंगे, नहीं तो हटेंगे ही। तो हम क्या करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। बढ़ाने का मतलब क्या, हम उसका रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर। खैर तो टेम्परेचर से रिलेटेड कर रहा हूँ, वैसे भी जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस कर देंगे उतना ही टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा जितना ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस करेंगे। और अगर मान लो सिल्क की साड़ी करनी तो उसको मैं मिनिमम पे कर लेता हूँ। मिनिमम का मतलब रेजिस्टेंस मैंने कम कर दिया। तो इस सारे सिस्टम को हम बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं? रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, RHEOSTAT। अब ये कैसे, इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है सिंबल। ये तो सिंपल रेजिस्टेंस है, इसको ऐसे बना दूं तो इट इज फिक्स्ड रेजिस्टेंस। लेकिन ये जो एरो लगाया मैंने, इसका मतलब है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वेरी कर सकता है, आगे पीछे कर सकता हूँ, उसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो और कहाँ हमें फायदे की चीज़ है ये रेजिस्टेंस? हमें कहाँ अच्छा है? गीजर में अच्छा है, अवन में अच्छा है, प्रेस कर रहे हैं उसमें अच्छा है। बाकी जितने अप्लायंसेस हम यूज़ कर रहे हैं सब बेकार है। हम चाहते हैं कि मिनिमम रहे यहाँ रेजिस्टेंस। ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, जितनी भी चीज़ तुम चलती है देख रहे हो यहाँ, उसमें मिनिमम रेजिस्टेंस चाहते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। लेकिन जहाँ हमें रिक्वायर्ड है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, जहाँ हमें हीट प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, कैसी भी, पानी गर्म करना है, अब आजकल इंडक्शन चल रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी खैर दूसरी है, रेजिस्टेंस से लेना देना उसका नहीं है, वो किसी और टेक्नोलॉजी पे चलता है। लेकिन जितनी भी चीज़ें गर्म करने वाली हैं उनमें सब में हमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए होता है ताकि हीट प्रोड्यूस हो। तो वहाँ ही बेनिफिशियल है हमारे लिए रेजिस्टेंस, और बाकी चीज़ों में नुकसान है। जितनी हीटिंग अप्लायंस सब में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। ठीक है, आजकल तुम जो गीज़र आ रहे हैं वो भी, उसमें भी देखो आप रेजिस्टेंस लगा होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा। तुम्हें टेम्परेचर नहीं करना 80 डिग्री, तुम कर दो उसको 50 डिग्री, 40 डिग्री, जितना तुम्हें टेम्परेचर चाहिए उतना गर्म करके दे दो। तो ये पहले नहीं आता था गीज़र में, अभी लोकल में अभी भी नहीं आता। लोकल जो तुम गीज़र घर पे लगे देखोगे, बस उसमें ऑन करो, एक से एक गर्म होगा, एक से ठंडा होगा। लेकिन जो अच्छे गीज़र्स हैं, अच्छी कंपनी गीज़र आ रहे हैं, उनमें सब में आजकल वेरिएबल ये रियोस्टेट लगा हुआ है। प्रेस तो नॉर्मल वाली भी आती है ना, जिसमें हम ऑटोमेटिक नहीं होती, ऐसी आती है, पर ऑटोमेटिक वाली में वो व्हील लगा हुआ होता है, तो वो वेरिएबल लगा हुआ है। समझ में आ गई बात? तो ये इस तरीके से, तो जितनी ज़्यादा लंबाई कंडक्टर की उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस डी। दिस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना ज़्यादा एरिया कम उतना, मतलब उल्टा है, इनवर्सली है। जितना मोटा वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे पास ये वायर है, इधर देख लो बेटा, लिख लेना फिर आराम से लिखो। ये वायर है मेरे पास, तो इसके फेस को का जो एरिया होता है, आगे सर्कुलर दिख रहा है ना, तो इसका जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एरिया जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब अगर देसी भाषा में बोलूँ, जितना वायर मोटा हो, है ना, सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है वायर जो भी होता है, तो जितना मोटा वायर होगा उतना ही कम उसका रेजिस्टेंस, जितना पतला होगा उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात? अब इसको हम बल्ब से समझते हैं। बल्ब में देखो फिलामेंट भी लंबाई बढ़ा के रखते हैं, या तो ये इसको ऐसे कॉइल रखते हैं, ऐसे जो फिलामेंट होता है, क्यों रख रहे हैं इसको गोल 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 गोल? ताकि उसमें हीट ज़्यादा जनरेट हो। बल्ब के अंदर मुझे हीट चाहिए ना, उसके अंदर गैस भरी होती है बल्ब के अंदर, और उसके जो आयंस हैं उस गैस के, या जो भी उसमें एटम्स हैं, वो उससे चमकते हैं हीट से, इसलिए बल्ब में रोशनी आती है।
है आर्गन और शायद आर्गन नहीं होता, आर्गन नहीं होता, ठीक है। अब वो वायर जो सर्कुलर हो रहा है उससे क्या हो रहा है, मेरा लंबाई बढ़ रही है उसकी। तो मैंने कहा क्या कहा आपको कि जितनी ज़्यादा लंबाई उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो मुझे यहाँ पर बल्ब के अंदर, पीले बल्ब के अंदर, येलो बल्ब के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, हीट प्रोड्यूस होगी तो ही चमकेगा, नहीं तो नहीं। अब मैं अगर उसको फोड़ दूँ बल्ब और तब जलाऊँ उसे, फिलामेंट नहीं तोड़ना, सिर्फ बल्ब तोड़ दूँ, तो तुम देखोगे फिलामेंट लाल लाल हो जाएगा, बस रोशनी नहीं है। तो रोशनी किसकी वजह से होती है, जो गैस बनती है उसकी वजह से। समझ में आ गई बात, लंबाई की बात समझ में आ गई। तार बिल्कुल पतला होता है, बहुत पतला वायर, तो जितना पतला वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, इन्वर्सली है ना, जितना पतला वायर उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, तो हमने ये दोनों तरीके लगाए, लंबाई भी बढ़ा दी और पतला भी कर दिया। तुम हीटर देखते हो तो पुराने वाले हीटर, उसमें प्लेट आती थी एक वाइट से कलर की, एक वाइट से कलर की प्लेट होती थी। अगर तुमने पुराने टाइम की किसी घर में हो या देखे हो, पता नहीं मुझे, ठीक है, ऐसी होती, उसके अंदर ना कॉइल होती थी, गोल 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 गोल। तो वो कॉइल भी ऐसी गोल गोल ही होती थी, और उसमें ऐसे बना होता है, देखो ऐसा सब, ऐसी प्लेट थी, उसके अंदर ऐसे बना होता था। तो वायर जो है वो ऐसे ऐसे चलती थी, तो ये सर्कुलर ही होती थी, ऐसी कॉइल टाइप की, और लंबाई भी होती थी और पतली होती थी। तो जब उसको जलाते थे तो हीट प्रोड्यूस, लाल हो जाती थी बिल्कुल कॉइल भी। अभी भी मिल जाएगी तुम्हें कहीं ना कहीं, गरीब लोग बेचारे वो अपने चाय वाय बनाने के लिए, कुछ लगाने के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज होती है, तो इसलिए बिजली का बिल ज़्यादा आता है इससे। तो ये वहाँ मिलेगी तुम्हें जहाँ बिजली चोरी कर रहे होंगे, किसी ने टाँका लगाया ऊपर से लगा दिया हो, ठीक है। इसके साथ भी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है। किसी ने किस्सा सुना हुआ इसका, बहुत बुरे फंसे थे, इसने बचाया था। कैसे बचाया था, शिमला गए हम लोग